नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चल रहा है सीरीज किरण मैथमेटिक्स 11500। तो जो लोग नहीं जानते किरण मैथमेटिक्स 11500 को मैं बता दूं कि बुक है एक ये किरण मैथ्स 11500। तो 11500 क्या है? किरण मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशन है और मैथ्स की ये बुक है और 11500 क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन होता है। इसे कहते हैं किरण मैथमेटिक्स 11500। और ये जो आपकी बुक है इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है, यानी एसएससी 2011 से 2022-23 तक जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी के थ्रू, चाहे तो एमटीएस है, सीएचएसएल है, +2 है और आपका सीजीएल सीपीओ वगैरह, इन सभी एग्जाम में आने वाले मैथ के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए किसी एग्जाम की, तो बेहद जरूरी होता है कि आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनमें बदलाव रहे हैं, जिससे कि आपको आगे की रणनीति बनाने में आसानी मिलती है। तो इस पर्पज से जरूरी हो जाती है ये बुक आपकी, इसे पढ़ा जाए। या फिर आप अदर कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एसएससी की इस बुक को लगा सकते हैं। इससे अपने मैथ्स को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चंस आता है वो फिर धीमे धीमे सभी डिपार्टमेंट्स में आने भी लगता है, ऐसी धारणा है। तो इस बुक को पढ़ने से आपको एक आइडिया पता चलेगा कि करंट में क्या अपडेट चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी बात, केवल क्वेश्चंस पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उन क्वेश्चन का ट्रिकी अप्रोच और एक सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ भी आपको चाहिए, वो मिलने वाला है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। तो इस बुक का पूरा सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन 11500 के 11500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर, पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस मैथ। अच्छा, इससे पिछला वर्जन था जो किरण का, वो इससे पिछला जो वर्जन था किरण का वो था किरण मैथ्स 10 500। तो ये वाला बुक भी हमने लॉकडाउन में पढ़ाया था, तो आपको इस कोर्स के साथ में ये वाला बुक भी मिल जाता है। अच्छा, 11500 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, बहुत जल्दी हमारी इसमें नेक्स्ट जो बुक अभी किरण की आई हुई है किरण मैथ्स 11800। इस वाली बुक में मार्च 2023 तक के क्वेश्चंस अपडेट मिलते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन बुक कंप्लीट होते ही हम लोग 11800 भी इसी बैच में शुरू कर देंगे, तो आपको इसका भी 11800 के क्वेश्चंस यानी मार्च 2023 के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसी बैच में आपको किरण की बेसिक प्रैक्टिस, मतलब कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बेसिक आप नहीं जानते, तो इस बैच में आपको किरण की बेसिक प्रैक्टिस मतलब कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट भी देखने को मिलते हैं। तो एक ही बैच में आपको ये मिलती हैं चार चीजें। और इसकी फीस ऑनलाइन है मात्र 999 रुपए। इसमें आप इस कोर्स को जुड़ सकते हैं, पूरी 1 साल वैलिडिटी, जब से आप परचेज करेंगे परचेजिंग डेट से 1 साल तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। ठीक है। तो आज हमारा किरण 11500 का एडवांस वाला सेक्शन चल रहा है, जिसमें टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। और एक क्लास मैंने इसकी दे दी है, यूट्यूब पर है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगली क्लास, सेकंड क्लास आज हमारी यहाँ चल रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। और अब हमारी दूसरी वीडियो यहाँ पर चल रही है। ठीक है। तो बात करें अगर हम इस में चैप्टर की, तो ज्योमेट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमारा यूट्यूब पे आपको एक डेमो क्लास है। इसके बाद आगे की वीडियोज के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना होगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन हमारा टाइप 1 का 5 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में किए थे और बेसिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है, एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3। अनुपूरक यानी कि संपूरक, और संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, उसको कहते हैं 180। तो दो एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री यानी संपूरक या अनुपूरक कहा जाता है। तो एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है, एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है। तो डायरेक्ट अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है, तो दोनों का जो अनुपात है वो 1:3 है। और दोनों का योग कितना है? 180। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि अनुपूरक 180 है, तो 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 45 के। ठीक है। तो अगर 1 बराबर 45 तो 3 बराबर 135, यानी 1 45 और 1 135। तो एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 यानी 1:3। तो एक 1 है और एक 3 है, 3 और 1 4, 4 यूनिट बराबर 180, क्योंकि अनुपूरक 180 होता है। 1 बराबर 45, 1 बराबर 45, 3 बराबर 135। अब सवाल यह है कि उस कोण का मान क्या है, तो मान कौन सा देंगे? 45 देंगे या 135 देंगे? बात तो ये है ना। तो
तो इनमें से कौन सा मान होगा, इसके लिए एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है, तो अगर अनुपूरक का 1/3 है तो जाहिर सी बात है छोटे वाला होगा। अनुपूरक का 1/3, 1/3, 33%, तो कौन होगा, छोटे वाला यानी 45, और आंसर हो गया 45। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। देखिए मैंने कल यानी पिछली क्लास में बताया था, पूरक पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका योग 90 होता है। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, तो एक कोण अपने पूरक से 30 डिग्री अधिक है, तो पूरक का मतलब दोनों का योग कितना होगा। हाँ जी, तो पूरक पूरक का मतलब 190 है और संपूरक 180, तो एक कोण अपने पूरक से 30 डिग्री ज्यादा है। तो एक बात बताओ, दो एंगल होंगे, दोनों को जोड़ के तो 90 आएगा, क्यों, क्योंकि पूरक है। और दोनों का अंतर कितना होगा, 30, क्यों, क्योंकि राइटर बोल रहा है ना 30 है। एक कोण अपने पूरक से 30 डिग्री ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ के 90, अंतर 30, तो ए और बी की वैल्यू, तो जोड़ के आधा घटा के आधा, ठीक है, जोड़ के आधा घटा के, ए की वैल्यू जोड़ के आधा 90 और 30, 120 के आधे 60, बी की वैल्यू घटा के आधा, 90 में से 30 गए, 60 के आधे 30, तो एक कोण 60 है और एक कोण 30 है। पूछा कोण की माप क्या है, ऑप्शन में दोनों है, तो कौन सा वाला चाहिए, कोण अपने पूरक की तुलना में 30 डिग्री अधिक है, अधिक वाला चाहिए, तो अधिक वाला कौन है, 60, यानी हमारा आंसर होगा 60, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 30 डिग्री ज्यादा वाला है, तो ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला है, ज्यादा वाला है तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी हमें, मैं नोट करा देता हूं। देखिए कोई त्रिभुज है, मान लो ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ठीक है। आप ना किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दें अगर, तो इसे कहते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो उसे बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ही बाह्य कोण है, और ये जो बाह्य कोण होगा ना, ये जो इस वाले को नहीं, जो इसके पास में, इसे छोड़ के जो दो बचे, इनके योग के बराबर, अगर ये ए है ये बी है ना, तो ये ए प्लस बी होगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दिया तो जो बाहर वाला कोण है वो बचे दोनों के योग के बराबर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये, किसी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, मतलब ये बराबर ये, तो डबल डैश इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड बराबर है, ठीक है, तो दोनों साइड कैसी हैं, बराबर। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो कंडीशन ये होती है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज में अगर समान भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हैं। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो बराबर कैसे पता चलेंगे, जब मैंने डबल डैश लगाया इधर और इधर, मतलब दोनों बराबर है। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे किसी एक त्रिभुज में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं, या समान कोण के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, लेकिन एक ही त्रिभुज के अंदर दो अलग त्रिभुज नहीं उठा लेना आप, एक ही त्रिभुज होगा, ठीक है। बस इन दोनों को दिमाग में रखें, सवाल में आ जाओ। देखो ये बोल रहा है ई एफ बराबर सीई, ई एफ ये बराबर सीई, ये बराबर ये और बराबर सी ए, मतलब डबल डैश डबल डैश डबल डैश, मतलब ये तीनों साइड कैसी हैं, तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए सी ई ए सी, ई ए सी, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। खैर एक काम करें, ये बताओ ये दो भुजाएं समान है, अगर दो भुजाएं समान है तो इनके सामने वाले कोण समान होंगे या नहीं होंगे, बताया था ना, भुजाएं समान है, सामने वाले कोण समान है। तो ऐसा करते हैं, माना कि ये एक्स, माना कि ये एक्स बराबर होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये ए है ये बी है तो बाहर वाला कोण ए प्लस बी होगा। तो अगर ये एक्स है और ये एक्स है तो ये त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण ही तो है भाई, ये त्रिभुज है,
और ये त्रिभुज का बाह्य कोण, अगर ये एक्स तो ये वाला 2x, एक्स प्लस एक्स 2x बताया था ना अभी। अगर ये a है और ये b है तो ये a प्लस बी होगा। तो अगर ये x है और ये x है तो ये 2x होगा। अब इस त्रिभुज में किसमें, इसकी बात कर रहे हैं, अब इसमें आ जाओ अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो अब इसकी बात कर लो, ठीक है। देखो, अब इसमें दो भुजाएं ये बराबर है, अगर ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला इनके भी तो एंगल बराबर है भाई। इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान है, तो प्रॉपर्टी फिर से ये वाली, दो भुजा समान है, भुजा समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। इसलिए इसलिए अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ठीक है। अब इस पूरे त्रिभुज की बात करें, किसकी, इस पूरे की, इस पूरे की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये बताओ, क्या ये वाला जो एंगल है ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण नहीं है? जैसा कि ये था, ये a है ये b है तो ये a प्लस बी है। तो सीधी सी बात ये समझो ना, इस त्रिभुज में अगर ये 2x है ये x है तो ये वाला 3x नहीं हो जाएगा भाई? अगर ये b है ये a है तो ये a प्लस बी है, तो इस पूरे बड़े त्रिभुज का तो बाह्य कोण ही है। अगर ये x है ये 2x है तो ये कितना होगा 3x। बस यहां से x को पकड़ लो, यानी 3x बराबर 96, x की वैल्यू 32। पूछा क्या है, पूछा ई ए सी मतलब ये पूछा है 2x। तो अगर x बराबर 32 तो 2x बराबर कितना होगा 64, ठीक है। तो आंसर 64 डिग्री। तो बस आपको ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी और आपको ना इसमें ज्योमेट्री में इसकी आवश्यकता बहुत रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को आप हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए मैं बताऊं आपको, सर्वांगसम तो दो शब्द आप समझ लो फिलहाल। एक शब्द होता है समरूप, एक होता है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम यानी समरूप यानी सिमिलर, और सर्वांगसम होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, समरूप और सर्वांगसम। तो समरूप और सर्वांगसम यूं समझो कि सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम ऐसे मानो जैसे जुड़वा भाई, जैसे जुड़वा भाई, राम श्याम सीता गीता, ठीक है। सर्वांगसम, समरूप रूप समान है, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो सर्वांगसम किसे कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे मान लो ये ए है और एक ए बिल्कुल ऐसा ही ले लो, बिल्कुल ऐसा, ये देखो बिल्कुल कॉपी किया ना, सेम है, ये सर्वांगसम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता एक ए तो मान लो ये लिया मैंने, है ना, और एक ए लिया, लेकिन मान लो इससे इससे जो साइज है, मान लो साइज छोटा बड़ा हो जाए, इसी को छोटा कर दिया तो ये क्या है, ये समरूप होगा, ठीक है। बड़ा कर दिया मान लो, अगर मान लो मैं कि यही है लेकिन हमने साइज मान लो और बड़ा कर दिया, तो बनाया तो इसी से ही है, तो साइज छोटे बड़े हैं लेकिन हाँ है तो तीनों ए ही। तो सर्वांगसम क्या होता है, बिल्कुल एक से डिट्टो, बिल्कुल मतलब आप कंफ्यूज हो जाएं दोनों में तो सर्वांगसम। समरूप आपको ये तो पता चलेगा कि बिल्कुल एक से हैं, लेकिन ये भी पता चलेगा दो अलग वैल्यू हैं, उनमें साइज का फर्क हो सकता है, ठीक है। इतनी सी बात समझो अभी, वैसे हमें बहुत डिटेल पढ़नी है तो धीमे धीमे समझाता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। तो रेखाखंड ए और बी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी सर्वांगसम होंगे, कब होंगे, सर्वांगसम तब होंगे जब बिल्कुल एक से होंगे, बिल्कुल एक से होंगे तभी तो सर्वांगसम होंगे। तो ए बी बराबर सी डी बिल्कुल एक से होंगे तो सर्वांगसम ही होंगे। तो सर्वांगसम क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखो, मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं, एक लाइन है ए बी 5 सेंटीमीटर, एक लाइन है सी डी 5 सेंटीमीटर, जब दोनों 5 सेंटीमीटर की हैं तो सर्वांगसम ही है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, या कुछ और कर लो, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है 8 कर लो, एक और वृत्त है उसकी त्रिज्या भी 8 है, दोनों वृत्त सर्वांगसम ही है, ठीक है। या आपने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा मान लो 6 सेंटीमीटर रखी, एक और त्रिभुज बनाया इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तीनों बराबर ही है ना, तो सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम कुछ भी हो सकता है, रेखाखंड समानांतर हो सकते हैं, वृत्त हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, कुछ भी। समरूप, समरूप जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, ये तो पता होता है कि एक सी हैं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे ये वृत्त, अच्छा पहले वृत्त होते हैं ना जो छोटा हो बड़ा हो, बाई नेचर सारे सर्कल सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि साइज छोटा बड़ा होगा बनावट तो एक सी होगी, है ना। सारे वर्ग स्क्वायर
एक्चुअल में सारे स्क्वायर सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि साइज छोटा बड़ा होगा, बनावट तो बदल नहीं सकती। तो कुछ चीजें बाई नेचर सिमिलर होती ही हैं, जैसे वर्ग है, वृत्त है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, बनावट नहीं बदल सकते। तो समबाहु त्रिभुज बाई नेचर समरूप ही होते हैं, ठीक है। तो सर्वांग कुछ भी हो सकता है, समरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक खास बात, वो क्या, सर्वांग समय कहा बिल्कुल एक से होंगे, बिल्कुल एक से होंगे तो सर्वांग सम होंगे। समरूप में एक से होंगे, शायद छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा होगा समरूप, बड़ा होगा समरूप। लेकिन क्या बराबर होगा तो भी तो रूप समान ही है, बराबर भी है तो भी तो क्या है, समरूप, तब भी रूप समान है। इसका मतलब जो चीज सर्वांगसम होती है समरूप अपने आप होती है, यानी सारे सर्वांगसम समरूप होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर सिंगल कंडीशन है। सर्वांगसम के अंदर कंडीशन कैसी होती है, सिंगल कंडीशन होती है, सिर्फ एक ही। दोनों कैसे होंगे, बराबर। इसमें तीन कंडीशन होती हैं, ए से छोटा भी अगर रख दूं तो भी बराबर, इस ए से मैं बड़ा भी बना दूं तो भी समरूप, और बराबर भी बना दूं तो भी तो समरूप ही है। लेकिन ये सर्वांगसम भी है। तो सारे सर्वांगसम समरूप होते हैं, लेकिन सारे समरूप सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम समरूप त्रिभुज आएंगे ना तो डिटेल में चलेगा, अभी तो सिर्फ इतना से ही रखिए। आगे, अभी मैंने बस बेसिक हिंट दे दिया आपको। तो पूरक संपूरक एक चौथाई, देखो मैंने बताया पूरक संपूरक के बारे में दो बातें। पूरक कोण, पूरक कोण कौन होते हैं, जिनका योग 90 होता है। संपूरक कोण कौन होते हैं, संपूरक कोण कौन होते हैं जिनका योग 180 होता है, ठीक है। पूरक जिनका योग 90 और संपूरक जिनका योग 180 होता है, ठीक है। अब सवाल क्या है, किसी कोण का, किसी कोण का पूरक कोण, अब किसी कोण का पूरक कोण, मान लो एक कोण x है, तो उसका पूरक क्या होगा, तो उसका पूरक 90 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पूरक होगा उन दोनों का योग तो 90 ही होगा ना। तो 90 माइनस एक्स, भाई दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है तो इसका पूरक है। उसके संपूरक कोण का, अब एक कोण एक्स है, इसका संपूरक क्या होगा, 180 माइनस एक्स। तो जो पूरक कोण है वो संपूरक का एक चौथाई, यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का 1/4 है। इसका पूरक कोण 90 माइनस एक्स, इसका संपूरक कोण 180 माइनस एक्स, और ये इसका पूरक कोण इसके संपूरक का 1/4। इसे हल कर दो, ठीक है। 4 से 9 चौक 36, 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स। तो 4x को तो ले जाओ, 4 में से एक गया तो 3x बचे, 3x बराबर, इसमें से 180 घटाओ, 180 बचे, 3 से काटो कितनी बार, x बराबर 60, x बराबर 60, 60 डिग्री का कोण होगा वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है, देखो अब ये बीच बीच में चीजें आएंगी तो थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में पहली बार आएंगी तो चीजें समझते चलेंगे, फिर तो आ ही जाएगा। तो पहली बात तो बहुभुज क्या होता है, ठीक है, पॉलीगन। तो बहुभुज क्या है इसकी बात करें, बहुभुज यानी पॉलीगन। बहुभुज बहुत सारी भुजाएं, बहुभुज बहुत सारी भुजाएं, कितनी भुजाएं, कम से कम तीन, कम से कम तीन। तो कम से कम तीन भुजाएं तो उसे बहुभुज कहेंगे। जैसे एक त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है। कोई वर्ग है, सॉरी चार भुज चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज है। कोई पेंटागन है, पांच भुजाएं हैं, बहुभुज है। छह भुजाएं होती बहुभुज है, और ऐसे ही आगे, ये सब बहुभुज ही तो है। बहुभुज किसे कहते हैं, कम से कम तीन भुजाएं होंगी जिससे किसी जगह को घेरा जा सके, कोई एरिया भी तो कवर होना चाहिए। कम से कम तीन साइड, कम से कम तीन साइड है तो वो एक बहुभुज है। तो तीन भुजाएं, चार भुजाएं, पांच भुजाएं, छह, ये सब बहुभुज ही है, पॉलीगन है। लेकिन एक शब्द होता है समबाहु बहुभुज। देखिए समबाहु बहुभुज,
समबाहु बहुभुज वो होता है, बहुभुज ही है बस, समबाहु रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड बराबर हो, जैसे तीनों भुजाएं समान हैं तो आप कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बाद में है, पहले ये समबाहु बहुभुज होगा, ठीक है। चारों भुजाएं समान है तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे वर्ग है, वर्ग बाद में होगा, पहले ये समबाहु बहुभुज है। पांचों भुजाएं समान है तो रेगुलर पॉलीगन पंचभुज, और सारी छह भुजाएं बराबर हैं तो इसे कहेंगे समबाहु षटभुज, ठीक है। हमारे पास है ऐसा जिसकी आठ भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसका आंतरिक कोण पूछा है। अब आंतरिक, इसमें दो कोण दो होते हैं, एंगल कितने होते हैं, दो एंगल दो होते हैं, कौन कौन से, देखो इसमें क्या होता है, इस वाले को, इस वाले को कहते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इसे कहेंगे अंतः कोण, ठीक है। और इस वाले को कहेंगे हम बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो बहुभुज में ये अंतः कोण बाह्य कोण, अंदर वाला अंतः कोण, बाहर वाला बाह्य कोण, बस। आठ भुजाएं हैं तो उसका आंतरिक कोण कितना होगा, बस ये पूछा है। तो आठ भुजाएं आंतरिक कोण कितना होगा, आप आंतरिक छोड़ो, आप ऐसा करो, एक फॉर्मूला याद रखना, वो क्या, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बटे एन, एन बराबर 8, कितनी भुजाएं हैं, 8, 8 भुजाएं हैं तो 360 बटे 8, 8 से काटो, 832, 8 5 40, बाह्य कोण कितना है 45। सोचो, जब बाह्य कोण 45 है, बाहर वाला 45 है, तो अंदर वाला 135 ही तो होगा। इसकी भुजाएं जितनी भी हैं, बाहर वाला 45 है तो अंदर वाला 135, तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। बाहर वाला कितना है 45, अंदर वाला कितना है 135, और भुजाएं कितनी 8, तो वो बनी जाएंगी 8 भुजाएं, जैसे भी बनाओगे। कितनी बनानी है, 8 बनानी है ना, तो ऐसे करो, 1 2, ऐसा होगा ये लगभग, ये। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर वाला है ना ये 45 है, जब बाहर वाला 45 है तो अंदर वाला 135 होगा। तो बाहर वाला 45 है, अंदर वाला 135 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइप 2, अगला आ गया टाइप 2। त्रिभुज एबीसी आधार पर एक बात बताइएगा, एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया, क्षेत्रफल। आप बोलोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच। एक बात बताओ, ये आधार और ये ऊंचाई, सही है, ये आधार ये ऊंचाई, तो इससे एक त्रिभुज बन सकता है, इससे एक त्रिभुज बन सकता है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको यूं ले जाओ, इसको यूं ले जाओ, बन गया त्रिभुज, बन गया। अच्छा अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यहां ले आऊं, अब त्रिभुज नहीं बनेगा, अब भी बनेगा, ये देखो, बन गया त्रिभुज, अब भी तो बन गया। क्या इनके एरिया बराबर है, इनके क्षेत्रफल बराबर ही होंगे, इनके एरिया बराबर, क्यों, दोनों का आधार बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर, क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो मैंने आधार चेंज नहीं किया, कॉपी किया था सेम है, हाइट चेंज नहीं की, जितनी इसकी थी उतनी इसकी थी। जब आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल भी तो बराबर ही होंगे। बनावट से मतलब नहीं होता कि कैसा बन रहा है, कैसा बना दो, बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो अब ये याद रखना, अब एक पॉइंट हो गया अब ये, कि अगर त्रिभुज का आधार समान है, ऊंचाई समान है, तो उनके क्षेत्रफल भी समान है। एक पॉइंट क्या हो गया, त्रिभुज का आधार समान है, ऊंचाई समान है, तो उनके क्षेत्रफल भी समान है, बस इस पॉइंट को दिमाग में रखिए और सवाल को कर लीजिए। त्रिभुज एबीसी जो भी हो, एबीसी तो ए बी सी, ठीक है।
आधार बीसी के समांतर सरल रेखा, बीसी के समांतर सरल रेखा त्रिभुज की ए बी और एसी साइड को डी और ई पर काटती है। तो बीसी के सरल एक रेखा है ऐसी पैरेलल, जो यहाँ पे डी और यहाँ पे ई काटती है। ठीक है, डी और ई पर काटते, ए बी ई का क्षेत्रफल 36 है। ए बी ई त्रिभुज ए बी ई, इसका क्षेत्रफल 36 है। तो त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बस ये सवाल। चलो देखो, ए बी ई, ए बी ई मतलब कि इसका क्षेत्रफल जो है ना, ये तो 36 है। ए सी डी, ए सी डी, तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है। कौन सा, ये वाला एरिया तो दोनों में आ रहा है, इसमें दोनों में ये एरिया आ रहा है, लेकिन फर्क किसका है, फर्क इस बात का कि इसमें जब जाओगे तो ये वाला एरिया आता था, और जब इसमें बनाएंगे तो एरिया ये वाला कवर हो रहा है। ठीक है, तो बस फर्क तो इन एरिया का पड़ेगा ना, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये बताओ, ये समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, जितनी यहां है क्या उतनी यहां होगी या कम ज्यादा होगी, मतलब यहां मान लो ज्यादा है, क्या यहां कम, ऐसा होगा नहीं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की लंबवत दूरी यानी उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज का बेस कितना है, डीई, आधार कौन है, डीई, और इसकी हाइट देखो मैं, हाइट कितनी है, तो हाइट तो इन दोनों के बीच की बराबर ही होगी ना। आप कहोगे सर हाइट यहां से क्यों निकालेंगे, तो कहीं से भी निकालो, निकालोगे तो बेस के साथ ही। मान लो ये हाइट हो गई, तो जितनी हाइट इसकी है, हाइट जितनी भी है फिक्स है, और इसका आधार भी बराबर है और हाइट एक फिक्स है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करिए, हम एक दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। कौन से त्रिभुज की, उसकी बात करें। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, इस वाले की। ये बताओ, इस त्रिभुज का आधार डीई बराबर है इसकी हाइट, तो हाइट तो इसकी भी बराबर ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी तो हमेशा बराबर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज डी ई ई, डी बी ई, त्रिभुज डी ई बी बराबर त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, ये दोनों बराबर है, इनका एरिया बराबर है। क्यों, बेस सेम, हाइट सेम, आधार समान, ऊंचाई समान, तो क्षेत्रफल समान। और ये दोनों अगर बराबर है और ये वाला दोनों में कॉमन ही है, इसका मतलब ये 36 है तो ये भी 36 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो बार दे रखा है 36 इसमें, ओके 36 वर्ग सेमी, 36 सेमी 36, ओके किसी एक में वर्ग कर लेना, वर्ग सेम ही आएगा, इसका 36 है तो 36 ही होगा। ये सेम ही दिया है ना, किसी एक को स्क्वायर कर लो। ठीक है, सेमी स्क्वायर, तो अगर इसका क्षेत्रफल 36 है तो इसका भी 36 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दो त्रिभुज है ना, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, वजह इनका आधार समान है, इनकी ऊंचाई समान है, तो इनका क्षेत्रफल भी समान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी ए सी पर दो बिंदु डी और ई है कि ए डी बराबर इतना, बी सी इतना, इसकी लंबाई 15 है, तो लंबाई कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। देखो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो एक्स वाई जेड, मान लो ए बी और सी, इसमें जो आधार है ना, आधार बी सी, इस आधार के समांतर इस पूरे त्रिभुज में कहीं भी आप एक लाइन खींच दो, कोई भी, डी ई मान लो खींच दिया हमने, ई एफ, और बी सी पैरेलल ई एफ। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि दोनों के बीच में क्या है, समांतर रेखा है, दोनों, दोनों की रेखाएं कैसी हैं आपस में, समांतर। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है। कोई भी त्रिभुज हो चाहे कैसा भी हो, वो बनावट से फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचना बनावट, ऐसा भी बना देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात है, समांतर होनी चाहिए, इसके समांतर,
इससे फर्क नहीं है, कैसा भी हो, त्रिभुज हो, ठीक है। और आधार के समांतर आपने कोई रेखा खींच दी, ऐसा करने से क्या होगा, दो त्रिभुज बन गए, कौन, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो ये जो छोटे और बड़े वाले त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में जो होंगे ना, समरूप कहलाएंगे, सिमिलर, समरूप। कैसे, वजह बताता हूं मैं आपको। देखो, एक तो ये छोटे वाला, एक बड़े वाला, आपको मैंने ये बताया था समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बात हुई थी। इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अच्छा, तीसरा ए, जो ए एंगल है, ये तो छोटे वाले त्रिभुज में भी है और ए एंगल बड़े वाले त्रिभुज में भी है। मतलब दो त्रिभुज आपके पास मिले और दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान है, और त्रिभुज के अगर तीनों कोण समान हैं, समरूप कहलाते हैं वो। क्या कहलाते हैं, समरूप। यानी कि छोटे वाला त्रिभुज कौन है, देखो, छोटे वाला है ए ई एफ। बड़े वाला त्रिभुज कौन है, देखो, बड़े वाला त्रिभुज है ए बी सी। तो एंगल ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये ए तो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में कैसे हैं, समान। तो इन त्रिभुज को हम कहते हैं समरूप। यानी किसी भी त्रिभुज के आधार के समांतर एक लाइन खींच दी जाए तो वो त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएंगे। रूप समान, साइज ही छोटा बड़ा है एक से। और अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। मतलब छोटे वाले की साइड ए ई, बड़े वाले की साइड ए बी, छोटे वाले की साइड ए एफ, बड़े वाले की साइड ए सी, छोटे वाले का बेस ई एफ, बड़े वाले का बेस बी सी। ये प्रॉपर्टी बनेगी क्योंकि ये सिमिलर हैं, समरूप हैं, इनका रूप समान है। और ये किससे बनी प्रॉपर्टी, समरूपता से, सिमिलैरिटी। नंबर एक। नंबर दो, इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि छोटे की भुजा बड़े की भुजा, छोटे की भुजा बड़े की भुजा, छोटे की भुजा भुजा बड़े की भुजा, इनका अनुपात समान। मतलब अगर ये एक है, मान लो अगर ये एक है और ये तीन है, तो फिर ये भी एक है और ये तीन है, ये भी एक है तीन है, रेशियो बराबर होगा तीनों साइड का, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये पता हो। दूसरे नंबर जिस पॉइंट पे ये रेखाएं काटती हैं, तो ये पॉइंट भी तो इनको दो हिस्सों में बांट रहा है। जैसे एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, तो इन दोनों टुकड़ों का अनुपात भी आपस में समान होता है। मतलब कि ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसका समरूपता से कोई मतलब नहीं है। ये बराबर होते हैं किससे, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ये थेल्स थ्योरम के आधार पर समान होते हैं इनका अनुपात। मतलब ये टुकड़ा इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात। थेल्स थ्योरम केवल इन वाले किनारों पे काम करती है, बेस पे काम नहीं करती। बेस पे काम करती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी समरूपता, ये तीनों भुजाओं का अनुपात समान बताएगी। मतलब छोटे की भुजा बड़े की भुजा, छोटे की भुजा बड़े की भुजा, छोटे का आधार बड़े का आधार, इन तीनों का अनुपात समान होगा, ठीक है। समरूपता के आधार पर, थेल्स थ्योरम के आधार पर केवल ये जो किनारे हैं, ये सिर्फ इनके बीच में रिलेशन मिलेगा, ऊपर टुकड़ा नीचे टुकड़ा, ऊपर टुकड़ा नीचे टुकड़ा, इनका अनुपात क्या है, समान, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इतनी सी बात हमें अगर पता है तो सवाल करने में कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं। एबीसी भुजाओं को, ए बी और ए सी पे डी और ई दो बिंदु हैं, ठीक है। तो मान लो त्रिभुज है एबीसी, इसमें दो बिंदु खींच दो डी और ई। मान लो ये है डी और ये है ई। ऐसे हैं कि एडी बराबर 1/3 ए बी, एडी बराबर एडी बराबर 1/3 ए बी। मतलब इसका मतलब यह है कि एडी बटे ए बी
बराबर 1/3। मतलब अगर ये वाला हिस्सा 1 है तो ये वाला हिस्सा 3 है, यही तो मतलब है इस बात का। ए ई बराबर 1/3 ए सी, ए ई बराबर 1/3 ए सी। इसका मतलब क्या है, ए ई अपॉन ए सी बराबर 1/3। मतलब अगर ए ई 1 है तो ये पूरा कितना है 3। तो आप समझ नहीं रहे, समरूप है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये 1 है तो ये 3 है। तो सीधी बात है, अगर ये 1 है तो ये भी 3 है, क्योंकि अनुपात तो समान होगा। ये बोल रहा है बीसी की लंबाई 15 है, तो अगर ये 15 है तो ये 5 है, 5 दिया 15, आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब ये भी 1 है तो ये भी 3 ही होगा, अनुपात तो बराबर ही होगा। ये बोल रहा है बीसी 15 है, तो अगर ये 3 है तो ये 1 है, और ये 15 है तो ये 5, 5 दिया 15। तो इसकी वैल्यू डी की वैल्यू कितनी होगी 5। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था कि, ये तो आपको समझा दिया, बाकी आप इसे बोल ऐसे भी सकते थे कि अनुपात तो बराबर ही है ना इनके। तो ये बोल रहा है कि एडी बराबर 1/3 ए बी, ए बराबर 1/3 ए सी, तो डी बराबर 1/3 बी सी। और बी सी की वैल्यू कितनी है 15, तो 1/3 गुणा 15 यानी 5। और ये हो गया आंसर। किससे हुआ, सिमिलैरिटी। तो हमने इसमें क्या लगाया, समरूपता लगाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। एबीसी भुजा वाले त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। बीसी के समांतर सरल रेखा ए बी ए सी को पी और क्यू पर काटती है। तो एक सरल रेखा पी और क्यू पर काटेगी, किसको, ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे। ए बी को पी पे, ए सी को क्यू पे काट दिया। और समांतर है, पैरेलल है, पैरेलल है तो आपको मालूम ही है अनुपात समान वाली बात। ए एपी बराबर क्यूसी, एपी बराबर क्यूसी। तो जो एपी है वो क्यूसी के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं ये एक्स है, तो फिर ये भी एक्स होगा। नहीं होगा, बराबर बोल रहा है, लिखा है बराबर है। अच्छा पीबी कितना है 4 यूनिट पीबी, तो पीबी ये वाला कितना है, ये 4 है। ठीक है। और ए क्यू ऊपर वाला कितना है 9 है। तो बताया था ना अभी क्या, तो मैंने बताया था इनका अनुपात किसका, एपी पीवी, एपी पीवी बराबर ऊपर वाला हिस्सा ए क्यू बटे नीचे वाला क्यू सी, बराबर होंगे किससे, हेल्स थ्योरम। हेल्स थ्योरम, ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा कैसे होते हैं, बराबर किससे होते हैं, थेल्स थ्योरम से। तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा देते हैं हम लोग, ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का, ऊपर का बटे नीचे का। तो इतनी सी बात है, ऊपर कितना एक्स, नीचे कितना 4, ऊपर कितना 9, नीचे कितना एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6, आंसर 6। तो ये 6 होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसमें थेल्स थ्योरम ज्यादा अच्छा काम करेगी क्योंकि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब आप ये सोचेंगे कि सिमिलैरिटी नहीं लगा सकते, इसमें सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम जल्दी रिजल्ट दे रही थी। आप चाहो सिमिलैरिटी लगाओ। सिमिलैरिटी कैसे लगाते, छोटे वाले की भुजा एक्स, बड़े वाले की भुजा x+4, छोटे वाले की साइड 9, बड़े वाले की साइड 9+x। फिर ऐसे करना पड़ता, आएगा तब भी कैंची गुणा, इसको इधर इसको उधर, इसका इधर करो 9x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका इसमें करना पड़ेगा 9x प्लस के 9 चौक 36। 9x से कट गया 9x, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो यहां से भी मिल जाएगा आपको एक्स बराबर 6। तो कर तो उससे भी सकते थे हम, किससे, सिमिलैरिटी से, लेकिन उसमें थोड़े स्टेप बढ़ गए ना। थेल्स थ्योरम लगा रहे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, तो आपकी मर्जी है, ये खुद समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों साइड बढ़ा दिया जाए। एक त्रिभुज है एबीसी, मानो ए, मानो बी, मानो सी, दोनों साइड बढ़ा दो, इसको इधर साइड बढ़ा दो, इसको इधर साइड बढ़ा दो। तो बी तथा सी पर बाह्य कोणों का योगफल, बी और सी पे जो बाहर वाले कोण है उनका योग कितना होगा, मतलब इसको प्लस इसको
जोड़ के बताना है कितना होगा। तो एक बार बताओ, अगर ये ए है और ये वाला एंगल मान लो बी है, तो ये वाला कितना होगा, ए प्लस बी नहीं होगा? या चलो एक्स वाई जेड से समझा दो, क्योंकि ए भी यूज हो रखे हैं। तो हमें पूछा ये प्लस ये पूछा है, तो मान लो ये एक्स है, वाई, तो कुल मिला के एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए आपको, ऐसी बातें कर रहा है राइटर। तो अब इसे सॉल्व करने, अच्छा आंसर एक ही फॉर्म में देने हैं, मतलब बी और सी हटाने हैं मुझे, बी और सी हटाने हैं। तो एक काम करते हैं, ये बी है, मान लो अंदर वाला एंगल बी है, मान लो अंदर वाला ए है, और मान लो अंदर वाला सी है, कोई दिक्कत तो है नहीं इस बात से? एंगल सी मान लो, एंगल ए मान लो, एंगल बी मान लो। अब मुझे चाहिए ये बाहर वाला, ये बाहर वाला। अगर ये ए है और ये बी है, तो आप जानते हैं ये ए प्लस बी होगा, अभी बात हुई थी ना हमारी। अगर ये ए है ये बी है, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये बी है तो ये वाला कितना होगा, ये तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन तो पूरा 180 डिग्री का एंगल लगती है। अब अंदर वाला बी है तो बाहर वाला 180 माइनस बी होगा। हम चाहते हैं दोनों को जोड़ना, जोड़ देते हैं, इसको जोड़ो 180 माइनस बी, प्लस उसे जोड़ो ए प्लस बी, बी से कट गया बी, 180 प्लस ए, और 180 प्लस ए का मतलब क्या होता है, पाई प्लस ए, पाई प्लस ए का मतलब आंसर हो गया ये। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब एक दिक्कत होगी कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 180 कैसे हो गई, है ना? ये बात मैं अभी समझा देता हूँ, ये बात टेक्नोमेट्री की बात है, ज्योमेट्री तो कोई मतलब नहीं है, बीच में आ गई, लेकिन समझा देते हैं, ठीक है कैसे किया। देखो, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, मान लेते हैं। अब अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी होना निश्चित ही है। अच्छा ये बी है, तो बाहर वाला 180 में से बी घटा दे तो बाहर कहाँ आएगा ना, ये पूरा तो 180 है, 180 बी घटाओगे तो 180 माइनस बी। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, जैसे ही जोड़ूंगा बी से बी कटेगा, 180 प्लस ए, और 180 का मतलब है पाई, पहली बात। अब दूसरी बात, 180 के बराबर पाई कैसे हो गया, तो मेरी बात सुनिए, पाई बराबर जो होता है ना 22/7 ही होता है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और रेडियन में सी जो सिंबल है ना, सी लगाना ना लगाना कोई मैटर नहीं करता, इसे पाई भी कह दें, क्योंकि एंगल पे जब सी ना लगाओ तो रेडियन में काउंट करते हैं। अगर किसी पे सी ना लगाओ, रेडियन का साइन होता है सी, तो अगर किसी पे सी ना हो तो भी उसे रेडियन ही मानते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन पाई रेडियन की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होती है। ये बात आपको डिटेल में तब समझ में आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माध्यिका। अब बात आती है माध्यिका क्या होती है, ठीक है। अब बात है माध्यिका, तो माध्यिका कुछ नहीं होता, देखिए एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है, मान लो ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ले लो, कौन सा बिंदु लोगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मिड पॉइंट ले लो इसका, मान लो ये, इसको इससे मिला दो, तो इस रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी इसे मीडियन कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु उठाओ, उसे सामने वाले शीर्ष से मिला दो, तो जो रेखा बनेगी उसको माध्यिका नाम से पुकारा जाएगा, उसे मीडियन पुकारा जाएगा। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, अब चूंकि त्रिभुज जो है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, तीन। तो अगर तीन भुजाएं हैं तो मैंने इसका मध्य बिंदु लिया, तो मध्य बिंदु तो इसका भी रहा होगा, तो इसका भी मध्य बिंदु मिलाओगे तो इसे भी माध्यिका ही कहेंगे। अच्छा मध्य बिंदु तो फिर यहां भी होगा, मिड पॉइंट होगा, इसको मिलाएंगे तो इसे भी माध्यिका कहेंगे। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं, क्योंकि तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे सामने वाले शीर्षों से, तो उसे माध्यिका कहेंगे। अब चूंकि भुजाएं तीन है इसलिए माध्यिका तीन है, और जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं काटती हैं, जिस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं काटेंगी, तो ये तो माध्यिकाएं तीन हो गई, इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो जिस बिंदु पे माध्यिकाएं काटती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक माध्यिकाओं को काटता है, भाई केंद्रक कहाँ है, माध्यिकाओं के ऊपर, तो ये केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में काटता है। केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में काटता है, 2:1। तो हमें ये याद रखना है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में काटता है। अब दिक्कत ये, दो किधर एक किधर,
तो दो होता है शीर्ष की तरफ, सिरे की तरफ, वर्टेक्स की तरफ, वर्टेक्स की साइड तो दो होगा, और बेस आधार की तरफ, भुजा की तरफ, बेस की तरफ जो होगा वो एक होगा। तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। केंद्रक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। केंद्रक जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु माध्यिका को 2:1 में काटता है। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि अगर ये लंबाई 2 यूनिट है तो ये वाली एक है, क्योंकि शीर्ष की तरफ दो है। अगर ये दो है तो ये एक है, अगर ये दो है तो ये एक है। इतना काम हो गया, बस आंसर आ गया। त्रिभुज है एबीसी, एडी माध्यिका है। मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, और मान लो ये है डी, हो गई माध्यिका। ओ केंद्रक है तो ओ तो माध्यिका पे ही होगा ना स्थित, तो एओ 10 है। एओ कितना है 10, तो ये चीज कितनी है 10 है, तो ये कितनी होगी 5। बताया था ना 2:1 में होता है, 2:1, ऊपर वाली नीचे वाली चीज। तो एओ 10 है, पूछा ओडी, तो अगर यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक 5 ही होगी ना, कि रेशियो तो 2:1 होना है। ऊपर 2 है तो नीचे 1 है, ऊपर 10 है नीचे 5 है, आंसर क्या होगा 5 होगा। बस इतनी सी बात थी, ये बात ध्यान रखना, दोबारा रिपीट करेंगे तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, बाह्य बाह्य काटते हैं इसको तो मान, इसमें दो बातें समझ लो अब एक ही सवाल में। सवाल दो आएंगे, अभी एक आया दूसरा भी आएगा। मान के चलो त्रिभुज है कोई ए बी सी, ए बी सी। तो क्या होगा, ये जो बाह्य कोण है ना इसका, इसका हम क्या करें, एंगल बाइसेक्टर करें, कोण का अर्धक करें, है ना, कहीं दूर निकल जाएगा। और इसका जो बाह्य कोण है, इस बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्ट करें, समद्विभाजक करें। जिस पॉइंट पे काटेंगे, मान लो जिस भी पॉइंट पे काटेंगे, इसको कहेंगे एंगल को थीटा। कितने कोण पे बनाएंगे, थीटा कोण, नंबर एक। नंबर दो, ये इसके अंतः कोण का द्विभाजक है और ये इसके अंतः कोण का द्विभाजक है, ठीक है। कहीं काटेंगे, जो भी एंगल बनाएंगे, मान लो थीटा, तो दो सवाल बनते हैं, बाह्य कोण के द्विभाजक मिलते हैं किसी बिंदु पर, अंतः कोण के द्विभाजक मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे एक वो एंगल, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक वो पॉइंट, तो दो एंगल बन गए। रिलेशन ये है, थीटा, थीटा की वैल्यू, इस वाले में थीटा की वैल्यू होती है 90 - a/2, बाहर निकल गया तो माइनस, इसमें थीटा की वैल्यू होगी 90 + a/2, ए मतलब ऊपर वाला कोण। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बी और सी के बाह्य द्विभाजक कहां पे काटते हैं, पी पे। ए बी सी कितना है 100, ए बी सी 100, तो ये वाला एंगल 100 है। पूछा ये क्या होगा, तो क्या होगा 90 - 100/2, मतलब कि 50, मतलब कि आंसर 40, ठीक है। तो दो सवाल आएंगे, कभी ये आता है कभी ये आता है, दोनों याद रखिएगा। एक तो बाह्य द्विभाजक काटते हैं, एक अंत्य द्विभाजक। बाह्य द्विभाजक काटेंगे तो हमें क्या करना है 90 - a/2, अंत्य द्विभाजक काटेंगे क्या करना है 90 + a/2। एक और आ जाता है इसमें कई बार, एक और आता है, वो भी बना देता हूं मैं, क्योंकि सवाल बड़ा है चैप्टर, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा सवाल। एक सवाल ये भी आएगा, एक तो अंदर का द्विभाजक काटेगा कहीं इसको, और एक इसका बाहर वाला होगा वो कहीं काटेगा, कहीं मान लो दूर काटेंगे। एक अंदर वाला एक बाहर वाला, जो एंगल बनाएंगे थीटा होगा, इसमें जो थीटा होगा वो थीटा होगा a/2। a/2 का मतलब एंगल a/2, जो भी एंगल ए होगा, ठीक है। a/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे a/2 का मतलब है एंगल, a/2 का मतलब है एंगल a/2, एंगल a/2, ठीक है। तो इसमें 90 - a/2, इसमें 90 + a/2, इसमें a/2, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा सीधे। तो तीन कंडीशन है, याद रखिएगा, कोई भी कंडीशन कभी भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज है ए बी बी सी सी ए, अच्छा ए बी बी सी सी ए, इनका योग त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं ए बी + बी सी वगैरह वगैरह। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, प्रमाप उस त्रिभुज के बराबर है। तो त्रिभुज के प्रमाप तो निकालने पहले, तो ऐसा करो समीकरण उठाओ सीधे, ए बी + बी सी बराबर 12, बी सी + सी ए बराबर 14, सी ए +
ए बी बराबर 18। तीनों को जोड़ो। जब तीनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, ए बी 2 बार, बी सी 2 बार, सी ए 2 बार, तो हो गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 18, 30, 40, 44, 2 से काट दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 22। मतलब जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं उसका परिमाप 22 है। जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं उसका परिमाप 22 है। तो अब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, जिसका परिमाप पेरीमीटर उस त्रिभुज के बराबर है। मतलब त्रिभुज का परिमाप 22 है, तो एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसका परिमाप, उसका सरकमफ्रेंस भी कितना है, 22 ही है। तो अब ये क्वेश्चन हट गया साइड से। अब इससे एक नया क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि एक वृत्त, इसका परिमाप सरकमफ्रेंस जो है वो 22 है, और परिमाप 22 है। क्यों 22 है, क्योंकि जितना इसका है उतना ही इसका है। इसका 22 तो इसका 22, सवाल में लिखा हुआ है ऐसा। और परिमाप होता है 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर। इसके परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर, वृत्त का मैं लिखा दूंगा अलग से फॉर्मूले, 2 पाई आर। तो बस कुछ नहीं, 22 से कट गया 22, आर बराबर 7/2। ये उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या, यानी कि ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए शुरुआत में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीजें आएंगी पहली पहली बार, फिर वो रिपीटेशन में जब चलेंगी ना तो स्पीड पकड़ लेंगे। फिर शुरुआत में समझाने में भी आपको टाइम लगेगा। तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये बहुत बहुत रूटीन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 2012 का भले ही, ये रूटीन क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है इसे, पी क्यू आर। इसकी डिजाइन से ही पता चल जाएगी। तो इस पे 3 बिंदु हैं, देखो कैसे कैसे हैं। पी क्यू पे तो ए है, पी क्यू पे ए, तो पी क्यू पे तो होगा ए। ठीक है, पी क्यू पे तो ए हो गया। ठीक, पी क्यू पे ए, पी आर पे हो गया बी, तो ये है पी आर। कहीं भी होगा बी, कहीं भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्यू आर, क्यू आर पे सी हो गया। तो ये क्यू आर है ना, इस पे कहीं पॉइंट सी होगा। अब ये कहा है कि क्यू सी बराबर ए सी, तो क्यू सी बराबर ए सी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर, केवल यहां से यहां तक। ठीक है ना, और सी आर बराबर सी बी, सी आर बराबर सी बी, सी आर सी बी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर। ठीक है, और एंगल क्यू पी आर 40, ये वाला जो एंगल है ये क्यू पी आर, ये वाला 40 है, ये वाला एंगल 40 है। तो पूछा है ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ये एंगल कितना होगा, ये पूछा है। तो अगर इसका डायग्राम देख के समझ में आ जाए, याद रहे, तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा। आप किताब में पेज पलटेंगे ना, जब सॉल्यूशन में जाएं, सवाल देख के तो आप पहचान नहीं पाओगे अभी शुरुआत में। आप किताब के सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप देखेंगे ये डायग्राम कई बार मिलेगा देखने को। ठीक है, तो बेसिक सॉल्व कर दूंगा। वैसे डायरेक्ट की बात करें अगर, तो ये जो है ना एक्स और ऊपर वाला पी, तो इस एक्स और इस पी का रिलेशन ये है कि ये और प्लस इसका डबल, इनका योग 180 होता है। यानी कि x प्लस ऊपर वाला एंगल 2p, ये एंगल इसका दुगना, बराबर आता है 180। तो पहले तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि याद हम ऐसे ही रखते हैं जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो ये बस ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। ठीक है ना, तो x प्लस 2p बराबर 180। p की वैल्यू कितनी है, 40, तो x प्लस 2 गुणा 40 बराबर 180। इसका दोगुना 80, 80 माइनस करो तो x बराबर कितना होगा, 100। ठीक है, यानी कि 100 आंसर ऐसे कर देंगे। लेकिन अब इसे सॉल्व कर दो आप। ठीक, या तो ऐसे कर लेना जैसे मैंने बताया, या फिर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अगर ये एंगल Q है तो ये भी Q होगा। और क्यों होगा बताओ, इसलिए होगा, Q है अगर ये एंगल, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। अगर ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R ही होगा। क्यों होगा,
क्योंकि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, बराबर साइड के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वाला कितना होगा एंगल? ये भी तो एक त्रिभुज है ना। तो 180 में से 2q माइनस कर लो, तो ये एंगल कितना है? 180 माइनस 2q, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस 2r प्लस ये वाला एंगल कितना है? x। और इन तीनों को जोड़ के तो 180 आना चाहिए ना, क्योंकि सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है तो 180 होगा। तो आप बेसिक करो तो फिर ऐसे कर लेना, ठीक है। तो जोड़ो, 180 से 180 कट जाएगा, 180 से क्या कट गया? 180, ठीक। अब इधर क्या बचा? माइनस के 2q माइनस के 2r, माइनस 2q माइनस 2r x, इसको उड़ा के उधर ले जाते हैं। तो x बराबर ये 180 तो उधर पहुंचेगा, माइनस का होगा, 2q 2r पहुंचेगा उधर साइड में, तो प्लस के होंगे, माइनस 2q माइनस की 2r उधर पहुंचाओ। तो माइनस के 2q 2r, 2q प्लस r, और प्लस की जगह ये माइनस के 180। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज है और इसके तीनों कोणों का योग बराबर 180 होगा। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू होगी 100, क्यू प्लस आर की वैल्यू 180 माइनस पी। भाई इसे माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इस क्यू प्लस आर की जगह वो वैल्यू उठा के लगाते हैं, तो एक्स बराबर इसकी जगह लगाएंगे 180 माइनस पी। जब 180 माइनस पी लगाएंगे, दो से गुणा करेंगे, 360 माइनस 2p और माइनस के 180, ठीक है। इसे काटोगे तो x बराबर क्या आया? x बराबर क्या आएगा? 180, 180 माइनस के 2p। तो यही तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। मैंने क्या बताया था? x प्लस 2p बराबर 180 होता है। तो x बराबर 180 माइनस 2p, और p बराबर कितना? 40, 40 दूनी 80, 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो यही बात मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए, कि ये वाला x और ये वाला p, जो भी हो, p नाम है तो p, कुछ और नाम है तो वो, इन दोनों का योग 180 होता है, इसका दुगना। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 2p, मतलब ऊपर वाले का दुगना। तो सीधे घटाओ, 180 माइनस के 40 दूनी 80, 180 माइनस 80 मतलब कि 100 आंसर। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और याद रहे तो बेसिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बी 60 है, सी 40 है, और एडी तथा ए पे ए का आंतरिक द्विभाजक बी पर लंब हो, तो इसका मान क्या होगा? ए बी सी, बी 60, ये 60 है, सी 40, ये 40 है, ठीक है। एडी और ए सी क्रम से ए बी का आंतरिक द्विभाजक तथा बी सी पे लंब। एडी, एडी और ए ई, ओके, एक आंतरिक द्विभाजक है और एक लंब है, ठीक है। दो बातें हो गई, देखो पढ़े थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज की वजह से। तो एडी कौन है? ए का आंतरिक द्विभाजक। तो एडी जो है ना, वो ए का एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, कोण का आधा, 50-50, ए डी। ए ई कौन है? ए ई कौन है? बीसी पे लंब, परपेंडिकुलर टू बीसी। ये इस पर 90 डिग्री पे जा रहा है इस तरह। ए 90 डिग्री है और ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो पूछा एडीई, एडीई यानी कि ये वाला कोण, डी ए ई, डी ए ई, हाँ यही वाला कोण चाहिए। तो ये सवाल एक बहुत फिक्स क्वेश्चन है, अगर याद रहे तो काफी अच्छी बात है, पारे का है। तो एक एंगल ये देगा, एक एंगल ये देगा, एक 90 होगा और एक एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। पूछेगा इसी की वैल्यू, पूछेगा क्या होगी, इसी की वैल्यू पूछेगा क्या होगी। तो एक तो 90 डिग्री है और एक कोण का आधा है, ठीक है। मान इसके बारे में पूछेगा कि इसका मान क्या है। तो चलो पहले सॉल्व कर देते हैं। देखो एक बात बताओ, ये 40 है और ये 60 है, ठीक है। देखो
ये 60 है, ये 40, 60 40 100, अगर ये 100 है तो ये ए कितना होगा 80, अगर ये 80 है और ये एंगल बाइसेक्टर तो इधर भी 40 इधर भी 40, इसका मतलब ये इधर वाला एंगल कितने का होगा 40 का, इधर वाला कितने का होगा 40 का, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही तो है। तो दिमाग में रखना, क्या रखोगे दिमाग में, कि ये वाला हिस्सा इधर वाला 40 का है, ठीक है। अच्छा आपने 90 डिग्री डाल दिया, अब ये 60 ये 90, 90 60 कितने होते हैं 90 60 150, त्रिभुज का तो योग 180 होता है, 150 हो गया तो ये वाला 30 होगा। अब सोचो कितना 30 और पूरा 40, तो ये वाला 10 ही तो होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पहचान में आ जाए तो सीधे क्या करते हैं, ये दोनों एंगल देगा, इनके डिफरेंस का आधा, एक है 60 एक है 40, तो सीधे आंसर होता है 40 माइनस 60/2। अगर याद रहे दिमाग के किसी कोने में तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, ठीक है। तो वैसे तो इस डायग्राम को ऐसे करते हैं, सीधे नीचे वाले दोनों एंगल होंगे उनके डिफरेंस का आधा, बीच वाला एंगल निकल के आता है। ये दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में दोबारा समझो, धीमे धीमे समझो, आराम से समझो। देखो ये 60 है, ये 40, 60 40 100 100, तो ये 80, 80 में से आधा आधा इधर वाला, ये हिस्सा 40 का, अब याद रखना ये 40 का है, ठीक है। अब ये बताओ ये 90 डिग्री है, कौन ए ई, अगर ये 90 है ये 60 है, 90 60 150, तो ये वाला कितना होगा 30, जब ये वाला 30 है और यहां से यहां तक 40 है तो ये वाला 10 ही तो होगा। तो बस यही पूछा कितना होगा 10, तो 10 और सवाल 10 तो कर ही ले चलो राउंड फिगर में, तो सवाल 10 भी कर लेते हैं तो ये राउंड फिगर याद भी रहेगी। एक क्वेश्चन इसे और देखें, एंगल त्रिभुज एबीसी और एबीसी के आंतरिक द्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, इतना एंगल है, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी बात हुई थी, आंतरिक द्विभाजक वाला। देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब इसका आंतरिक द्विभाजक मतलब ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, ओ पे काटेंगे, ये आधा आधा करेगा ये आधा आधा करेगा, ओ पे काटेगा, और ये वाला एंगल कितना 102, बी ओ सी 102। तो मैंने बताया था ये वाला एंगल किसके बराबर होता है 102, किसके बराबर है 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू, याद आ रहा है ना, ये वाला एंगल नीचे वाला किसके बराबर 90 प्लस ए बाई टू। 90 को इधर लाओ, 102 में 90 गए तो 12, 12 बराबर ए बाई टू, तो ए बराबर 12 दूनी 24, तो एंगल ए कितना होगा 24 डिग्री। तो ये राउंड फिगर में सवाल भी 10 हो गए, आज बात यहीं पर खत्म होती है। और आज आपने ज्योमेट्री के बारे में समझा, कैसे उसको क्वेश्चन करने हैं, थ्योरम की जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी ना मैं साथ साथ में कनेक्ट करता ही चलूंगा उसी के साथ साथ, ठीक है। बस इतना है कि आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, जो बीच में बातें बताता जा रहा हूं मैं आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताने वाला ये बताई, इनकी जरूरत पड़ेगी, माध्यिका केंद्रक वाली बात बताई, ये सब बातें बाद में हमें जरूरत पड़ेंगी, इनको नोट करते चलिएगा, यही सब चीजें बार बार रिपीटेशन में आएंगी, ठीक है। और जो नई चीज होगी उसे हमें ऐड करते चलेंगे, जैसे मैंने सिमिलरिटी वाली बात बताई, तो इन सब बातों को ऐड करते चलें। बाकी ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, लैंग्वेज आप पकड़ना जानते हैं और बस ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो ज्योमेट्री से आसान कुछ भी चीज नहीं होती, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। और जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े रहे लोग रहे हैं वो ये सेशन को लाइक करिए, और इस पूरे कोर्स में आप जुड़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक और एडवांस पूरी क्लासेज आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और सारी बातें बताएगी। तो आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल, मुलाकात होती है कल।